हे गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट दोस्तों उत्तराखंड के हमारे साथी जो यह बुक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 का, उन सभी के लिए दोस्तों यह महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड विंसर ईयर बुक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेएसएससी यूकेपीएससी बार बार आपको पूछ रहा है, वो क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा रहे हैं। तो जिनके पास यह बुक नहीं है उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर टॉप 200 क्वेश्चन हम आपको आज कंप्लीट कर देंगे। देखिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन हमने आपको ये वाली क्लास के माध्यम से कंप्लीट करवाए हैं, जो विंसर ईयर बुक के हैं, शुरुआत के 200 पेजेस से। और अन्य जो आज की क्लास है, जो 100 क्वेश्चन है, वो यहां पर हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो इन 100 क्वेश्चन के माध्यम से आज हमारे 200 क्वेश्चन शुरुआत के 200 पेजेस से कंप्लीट हो जाएंगे। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो ये क्लास देखना चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो याद करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्लास है। तो डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। यूकेपीएससी अक्सर यहां से क्वेश्चन पिकअप करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। पूछा गया है, देखिए फरवरी 2022, देखिए फरवरी यहां से देखिए दोस्तों, यहां पर जीके के क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के भी मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां पर आज जीके वाले मिलने वाले हैं। करंट वाले क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशतता कितनी रही है? क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका जो सही आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा, यहां पर बी मिलेगा 65.37%। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 65.37% इस बार क्या हुआ था, टोटल मतदान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा है अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष नसीरी सिरमौर कुमाऊं बटालियन बनाई गई थी? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर देना है कुमाऊं द्वारा किस वर्ष नसीरी सिरमौर जो कुमाऊं बटालियन है ये बनाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1816। दोस्तों ये सही है, 1816 में जो नसीरी सिरमौर कुमाऊं बटालियन थी यह बनाई गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, गढ़वाल राइफल के गठन का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, तो गढ़वाल राइफल के गठन का जो श्रेय जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी बलभद्र सिंह नेगी जी को जाता है। तो सूबेदार लॉर्ड सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी जी को ये जाता है। और यहां पर जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो शुरुआत के 3 नाम हैं, दरबान सिंह, गब्बर सिंह, डेविड कैनी, इन तीनों को गढ़वाल राइफल से विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो विक्टोरिया क्रॉस इन तीनों व्यक्तियों को यहां पर मिला है। और यहां पर दोस्तों थोड़ा बहुत और भी देख लीजिए। देखिए गढ़वाल राइफल की जब हम बात कर रहे हैं तो 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है। कहां पर? अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है। सिफारिश कौन करता है? देखिए बलभद्र सिंह नेगी से ही प्रभावित होकर जो फ्रेडरिक रॉबर्ट्स है ना, वो सिफारिश करता है। और प्रथम कमांडर जब यहां पर गठित होती है तो कर्नल मैनूरिंग होते हैं। कालो का डांडा में जो शिफ्ट होता है 4 नवंबर 1887 को होता है। और लैंसडाउन नाम इसका कब होता है? 21 सितंबर को। 21 सितंबर 1890 को इसका नाम चेंज होता है, यानी कालो के डांडा से लैंसडाउन इसका नाम रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा है कुमाऊं रेजिमेंट का संस्थापक किसे माना जाता है? कुमाऊं रेजिमेंट का संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, कुमाऊं रेजिमेंट का जो संस्थापक है ये किसे माना जाता है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी हेनरी रसल यहां पर सही है। और डेविड कैनी आपने देखा था, गढ़वाल राइफल के अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्हें ये विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। कर्नल मेवरिंग, देखिए ये प्रथम कमांडेंट हुए जब यहां पर जब कुमाऊं जो गढ़वाल रेजिमेंट है जिसका गठन किया जाता है। और फ्रेडरिक रॉबर्ट्स की यहां पर उन्होंने क्या दिया था, सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1788 में हैदराबाद के निजाम के किस जागीरदार के द्वारा की गई थी? एक्चुअली दोस्तों उस समय कुमाऊं रेजिमेंट नहीं थी, लेकिन ये कुमाऊं रेजिमेंट यहीं से इन्हीं सैनिकों के आधार पर कुमाऊं रेजिमेंट बनती है। तो इसका जो बीज है यहां से बनता है 1788 में। तो आपको बताना है कि किस जागीरदार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, सलावत खान इसका सही आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 6 पूछा है कि कुमाऊं रेजिमेंट का नाम रखा गया था। फ्रेंड्स काफी अच्छा ये प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का नाम कब रखा गया था? तो देखिए यानी अगर आपको सिंपल पूछा जाए, देखिए दोस्तों पहले तो ऑप्शन में 1788 ऑप्शन में नहीं आएगा, अगर आता है तो आप इस पर जाना। दूसरी इंपॉर्टेंट आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब होता है, तो जनरली हम जो गठन बोलते हैं वो 27 अक्टूबर 1945 को बोल देते हैं, क्योंकि इसी समय इन सभी टुकड़ियों को एकत्र किया गया था और एक कमेटी रेजिमेंट के रूप में बनाया गया था। वैसे इसकी जो बीज बनता है, मतलब इसकी शुरुआत जो होने लग जाती है वो 1788 से हो जाती है। तो 27 अक्टूबर 1945 यहां पर ये सही है। और मई 1948 में इसका हेडक्वार्टर आगरा से रानीखेत यहां पर आता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए 7 पूछा है, सन 1909-10 में लेफ्टिनेंट पी.टी. आटन, देखिए लेफ्टिनेंट पी.टी. आटन व राइफलमैन कौन था यहां पर जिन्होंने लैंसडाउन से मास्को तक 4000 मील की यात्रा की?
और जिसके लिए उन्हें बाद में मैक ग्रेगर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है और यहां पर इसका सही आंसर की हम अगर बात करते हैं तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा, जी हां दोस्तों, ऑप्शन मिलेगा सी, राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवान। बलभद्र सिंह नेगी आपने अभी देख लिया है, इनके कहने पर, इनकी सिफारिश पर गढ़वा राइफल की स्थापना होती है। वैसे सिफारिश कौन करता है? रॉबर्टसन करता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए जो ये दोनों व्यक्ति है, मेजर भूकांत मिश्रा, निर्भय सिंह, और एक आपने भवानी नाम भी सुना होगा जो जिन्हें अशोक चक्र मिला था, तो वो गढ़वाल से थे, ये कुमाऊं से हैं। तो मेजर भूकांत मिश्रा और निर्भय सिंह 1984 जो यहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था ना, इसके लिए इन्हें क्या दिया गया था? अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए कुमाऊं रेजिमेंट को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा कलर प्रदान किया गया था। तो देखिए कलर इन्हें एक अवार्ड होता है, ये दिया गया था, और यह पहली रेजिमेंट है जिसे दिया गया था कुमाऊं रेजिमेंट को। तो यह दिया जाता है 1961 में, ऑप्शन सी यहां पर सही है। और देखिए दोस्तों यहां पर कुछ फैक्ट आपको मेरे साथ एक बार सुनिए। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि अभी आपने सुन लिया है तो आपको याद हो जाएगा। बहुत से एजेंट देखिए नेगेटिव भी होते हैं, कुछ बोलते हैं कि हम किताब से पढ़ेंगे। जी हाँ, किताब से पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, किताब सबसे बेस्ट होती है। लेकिन एक बार क्या होता है ना, जब हम किसी चीज को सुनते हैं वो चीज जल्दी भी याद हो जाती है। जब आप सुनोगे, किताब से देखोगे, नोट करोगे, तब याद होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए यहां पर अप्रैल 1985 से पहले गढ़वाल राइफल में केवल गढ़वालियों को ही भर्ती होती थी। कब से? 1985 से। 1985 से पहले गढ़वाल राइफल में केवल गढ़वालियों की ही भर्ती होती थी। लेकिन 1985 के बाद जो 18वीं बटालियन थी गढ़वालियों की, वहां पर जो अन्य है, जैसे गोरखा हो गया, इसके अलावा जो डोगरी होता है ना, जो अन्य अन्य वर्ग के भी हैं, जो अन्य जातियों से संबंधित भी हैं, अन्य क्षेत्र से संबंधित भी है, वह भी यहां पर शामिल हो जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया है। नो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और पूछा है आपको, देखिए पूछा है 12वां क्वेश्चन है, पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी व स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी 27वें सेना अध्यक्ष। देखिए भारत के 27वें नंबर के सेना अध्यक्ष हुए थे। इनका निधन कब हुआ था? तो देखिए इनका निधन हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम बात करें, जनरल बिपिन रावत जी जो पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थे, 8 दिसंबर को हुआ था और 2021 में इनका हुआ था। तो 2021 में यहां पर कुन्नूर पहाड़ी में इनका निधन हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश से। चलेंगे 13वां क्वेश्चन है, देखिए सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बिपिन चंद्र जोशी अल्मोड़ा से हैं, 17वें आर्मी चीफ, ये सही है। देवेंद्र कुमार जोशी ये अल्मोड़ा के हैं, 21वें नौसेना अध्यक्ष है और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल भी रह चुके थे। तो अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी जी रह चुके हैं। धूम सिंह चौहान जो अभी पीछे ऑप्शन में आपने देखा था, गढ़वाल राइफल के पहले भारतीय ऑफिसर रह चुके हैं। ये गढ़वाल राइफल के पहले भारतीय अफसर रह चुके हैं, यह भी सही है। और सरल इसलिए रखा था क्योंकि दरबान सिंह नेगी आपने बार बार सुना है 1914 में दिया गया था, 1915 में तो हमारे गब्बर सिंह जी को दिया गया था और 1915 में हमारे दरबान सिंह नेगी जी को। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर 14, 15, 16। देखिए देहरादून में गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? तो देहरादून में गुप्त रूप से क्रांतिकारी जो संगठन है ये किसके द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका सही आंसर आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा सी, रास बिहारी बोस यहां पे सही है। तो रास बिहारी बोस यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1914 में होम रूल लीग की स्थापना में कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो होम रूल लीग की स्थापना 1914 में किस किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है? तो अब जरा ऑप्शन देखिए, अभी आपने पीछे देखिए दोस्तों, आपको याद भी हो जाएगा, अभी आपने पीछे ये देखा था ठाकुर महादेव, आपने पढ़ा था ना ठाकुर महादेव, याद कीजिए क्या आपने पढ़ा है पीछे। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा कि ठाकुर महादेव तो वह है जो आईएमए के पहले आईएमए के पहले आजादी के बाद क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, ठीक है, कमांडेंट होते हैं। तो ठाकुर महादेव हो गए। तो बाकी मोहन जोशी, हेमचंद्र, चिरंजीवी लाल और इसके अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा बद्रीदत्त पांडे जी तो है होम रूल लीग की स्थापना में। तो ये 4 नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड प्रश्न अभी यूकेपीएससी ने आपको पूछा था। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं कि 8 जनवरी 2022 में उत्तराखंड राज्य के साथ साथ निम्न में से किस राज्य की चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर यहां पर है 16 और इसका आंसर आपको देखना है। तो 8 जनवरी 2022 में, तो देखिए दोस्तों यहां पर जो चुनाव होते हैं ना 4 राज्यों में होते हैं ना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो मेघालय यहां पर गलत है क्योंकि मणिपुर में हुआ था। तो मणिपुर में दोस्तों यहां पर यह होते हैं, मतदान उत्तराखंड में 14 फरवरी को होता है और मतगणना जब होती है वो 10 मार्च को होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पे 17, 18 और यही है। देखिए
देखिए दोस्तों, विंसर ईयर बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन पिकअप किए जाते हैं, और मैं ये भी जानता हूं दोस्तों कि आपका 200 क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा। जब एटलीस्ट आपको विंसर ईयर बुक से मैं आपको 500 एमसीक्यूज करवाऊंगा, तब जाके आपका जो क्वेश्चन है विंसर ईयर बुक में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। तो एटलीस्ट 500 क्वेश्चन होंगे, तब जाके बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा। तो फिलहाल तो दोस्तों ये 200 का सेट है, आपका सपोर्ट रहा तो जल्द से जल्द आपके 500 सेट भी करवा देंगे। 17वां क्वेश्चन है कि किसने उत्तराखंड क्षेत्र में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको बताना है, उत्तराखंड क्षेत्र से राज्यसभा सीट का प्रतिनिधित्व किसने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। जी हां दोस्तों, यहां पर जो सरिता आर्य जी हैं, इनका संबंध नहीं है। ये शायद वर्तमान में नैनीताल से यहां पर अभी विधानसभा विधायक है। और यहां पर बात करते हैं जो सुषमा स्वराज जी हो, मनोरमा शर्मा प्रथम राज्यसभा महिला सदस्य थी उत्तराखंड से। कल्पना सैनी वर्तमान में है, और इससे पहले सुषमा स्वराज भी बन चुकी थी, मतलब सुषमा स्वराज भी यहां पर बन चुकी थी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गढ़वाल सभा सीट से सांसद सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया था कि बद्रीदत्त पांडे चुनाव कब जीते थे अल्मोड़ा सीट से। तो मैं आपको गढ़वाल सीट से पूछ रहा हूं, आपको इसका आंसर देना है। तो गढ़वाल सीट से अगर बात करते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पे, क्योंकि जो सीडी पांडे जी है वो 1952-67 ठीक है, लेकिन ये गढ़वाल से नहीं है, नैनीताल सीट से है। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत के जो हमारे क्षेत्र से सांसद बनते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी जा चुके हैं अभी लेटेस्ट एग्जाम में प्रश्न। देखिए बद्रीदत्त पांडे वाला पूछा गया है, आपको भक्त दर्शन का याद करना है, 1952 से 71 तक ये लगातार रहते हैं। प्रताप सिंह नेगी 1971 से लेकर 76 तक रहते हैं, और हेमंती नंदन बहुगुणा 1980 से लेकर 84 तक सांसद बने रहते हैं। तो तीनों गढ़वाल सीट से इंपॉर्टेंट है। भक्त दर्शन 52 से 71, प्रताप सिंह नेगी 71 से 78, और हेमंती नंदन बहुगुणा की बात करें तो 80 से 84। और सीडी पांडे भी याद कीजिएगा, ये नैनीताल से हैं, और 1952 से लेकर यहां पर 67 तक ये सांसद रहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 19, 20, 21। देखिए अब है दोस्तों, देवीदत्त पांडे अल्मोड़ा सीट से चुनाव कब जीते थे। फिर सांसदों वाली सीट है, लेकिन पुरानी वाली है। तो देवीदत्त पांडे अल्मोड़ा सीट से, तो देखिए दोस्तों, इनका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए 1952 में, और जो यहां पर ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है ना 1955 में, ये बद्रीदत्त पांडे जी चुनते हैं। बद्रीदत्त पांडे जी देखिए 1952 से 1955 तक इनका रहना था, लेकिन क्या होता है कि इनका निधन हो जाता है शायद, तो यह सीट खाली हो जाती है। और यह सीट खाली हो जाती है तो यहां पर क्या होता है, उपचुनाव होते हैं, और उपचुनाव में यहां पर क्या होते हैं, बी डी पांडे यहां पर क्या बनते हैं, बी डी पांडे यहां पर क्या बनते हैं, यहां पर सांसद बनते हैं। चाहे इनका निधन हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, लेकिन यह सीट खाली होती है। तो यह सीट जब खाली होती है तो उपचुनाव होते हैं, और बद्रीदत्त पांडे जी यहां पर क्या बनते हैं, सांसद बनते हैं 1955 में। यह प्रश्न यूकेएसएससी ने ग्राम विकास अधिकारी में पूछा था। तो फ्रेंड्स देखिए, यकीन मानिएगा, यूकेएसएससी जो डीप लेवल के क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ना, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, तो बिनसर ईयर बुक से पूछ रहा है, और बिनसर ईयर बुक के क्वेश्चन को ही ऑटोमेटिक जो सेम टू सेम है आपके लिए क्वेश्चन पिकअप कर रहा है। तो देवीदत्त पांडे अल्मोड़ा सीट से चुनाव जाते हैं 1955 में। हरगोविंद पंत, देखिए हरगोविंद पंत 1957 में। देखिए बद्रीदत्त पांडे 1955 तक अल्मोड़ा सीट से, 57 तक ये रहते हैं। 57 में फिर हरगोविंद पंत आते हैं, और फिर शायद चाहे मृत्यु हो जाती होगी, चाहे इनका कुछ हो जाता होगा, तो यहां पे क्या होता है कि फिर दोबारा उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव में जंग बहादुर जो यहां पर है, उपचुनाव में क्या बनते हैं, यहां पर सांसद बनते हैं अल्मोड़ा सीट से। और फिर 62 में दोबारा ये जंग बहादुर जी क्या बनते हैं, सांसद बनते हैं। तो ये अल्मोड़ा सीट का था। अब है देहरादून का। महावीर त्यागी किस वर्ष देहरादून लोकसभा सीट से सांसद बनते हैं। तो उस समय देहरादून भी था दोस्तों, है ना। तो यहां पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए 1952 में। तो देहरादून सीट से पहले जो सांसद है उत्तराखंड से, ये महावीर त्यागी है। और इनका दोस्तों उपनाम क्या है जरा बताइएगा। महावीर त्यागी को कुछ उपनाम भी है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका। 21वां क्वेश्चन है, कमलेंदु शाह टिहरी क्षेत्र के सांसद बनती है कब। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 1952 ही यहां पर सही है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 22, 23, 24। देखिए राज्य गठन के समय अंतरिम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, और आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी 30 यहां पर है। अब जरा यहां पर देखिए, जो यहां पर 8 है ना, ये विधान परिषद की सीटें बनती है राज्य गठन के समय अंतरिम विधानसभा में, और जो 22 है ये विधानसभा की सीटें बनती है, और जो 31 है ना, अंतरिम विधानसभा से पूर्व में यहां पर कुल 31 सीटें का प्रावधान होता है।
लेकिन इसमें से जो एक सीट है क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, क्योंकि इनका कार्यकाल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है तो कितनी सीटें बची, 30 बचती है। और अंतरिम विधानसभा में फिर कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है। 8 विधान परिषद की, 22 विधानसभा की। 23वां क्वेश्चन है 70 विधानसभा सीटों में कुल कितने सीट आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 विधानसभा सीटों में कुल आरक्षित की बात करें तो 15 आपको मिलेगा, है ना। और 15 में आपको मिलेगा 13 एससी की सीटें आरक्षित है और 2 एसटी की सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 24, यह प्रश्न भी यूके एसएससी ने आपको ग्राम विकास अधिकारी में पूछा था या फिर कहीं सहायक एग्जाम में पूछा था। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब होता है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए उत्तराखंड है, राज्य विधिक सेवा है और प्राधिकरण है। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो इसका प्रमुख होता है ना, तो जो यहां पर क्या होता है, इसका जो संरक्षक माना जाता है वो मुख्य न्यायाधीश माना जाता है। जो वरिष्ठतम होता है वो इसका प्रमुख उपाध्यक्ष माना जाता है या फिर अध्यक्ष माना जाता है। जो इसका संरक्षक होता है वो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, यानी वर्तमान में विपिन सांघी। और इस विधिक सेवा प्राधिकरण का जो स्थापना होती है ना, ये होती है 20 मार्च को। ध्यान रखिएगा 20 मार्च को होती है और 2002 में होती है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 39(a) के अनुसार समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता का भी यहाँ पे प्रावधान की बात की गई है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 पे। देखिए उत्तराखंड राज्य डाटा सेंटर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जो उत्तराखंड है, राज्य है, डाटा सेंटर, ये कहां स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य डाटा सेंटर आपको मिलेगा देहरादून में। ऑप्शन बी यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905, ये हेल्पलाइन नंबर है, ये कब लॉन्च किया गया था, 1905, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का। तो देखिए दोस्तों ये किया जाता है फरवरी 2019 में। फरवरी 2019 में। भ्रष्टाचार नंबर क्या है जरा बताइएगा दोस्तों, भ्रष्टाचार के लिए कौन सा नंबर है, चर्चा में है, दोनों नंबर याद होने चाहिए। हेल्पलाइन नंबर सीएम 1905, भ्रष्टाचार क्या है कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए पूछ दिए हैं। एक तो भ्रष्टाचार वाला नंबर हो गया ना, और इसके अलावा कुछ एक और पूछा था आपको भी थोड़ी देर पहले, याद होगा शायद। 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। क्वेश्चन नंबर 27। तो 2021-22, देखिए 2021-22 है ना, ये पुरानी वाली है, तो आंसर देना है आपको प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1962 1,96,282, 1,96,282। अब यहां पर देखिए दोस्तों ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रचलित भाव पर यानी जो करंट प्राइस पर 2020-21 के लिए जो उत्तराखंड की जीडीपी थी वो थी 2,34,660 करोड़। 2,34,660 करोड़ प्रचलित जीडीपी पर 2020-21 के लिए था। और यहां पर जो अगला वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला 2,53,832, 2,53,832, ये प्रचलित भाव पर यानी करंट प्राइस पर 2021-22 के लिए अनुमान था। ठीक है। और जो ये 1,82,698 है ना 2020-21 में, ये उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आई थी 2020-21 में। 21-22 में 1,96,282 का अनुमान था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आर्थिक समीक्षा से प्रश्न है, आपको पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 21-22 में राज्य की विकास दर कितने रहने की अनुमान है। अब देखिए यहां पर पूछा है ना कि आर्थिक समीक्षा है 2020-21 के अनुसार 2021-22 में राज्य की विकास दर कितने का रहने का अनुमान है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा, यहां पर मिलेगा ऑप्शन नंबर आपको जो मिलने वाला है ये आपको बी मिलेगा, 6.13%। कितना मिलेगा, 6.13%। 2021-22 के लिए 6.13%। पहले कितना अनुमान था, देखिए पहला था यहां पर ये वाला -4.42, यानी 20-21 में जब कोरोना काल था तो उत्तराखंड की जो यहां पर जो विकास दर थी ना नेगेटिव में चली गई थी। और कितनी नेगेटिव में गई थी, -4.42%। तो ये हो गया है और यहां पर आपने देख लिया है। अगला क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 12.13% है और ये आप पहले से जानते हैं। देखिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है। प्राथमिक क्षेत्र पूछा है तो प्राथमिक क्षेत्र आपको मिलेगा 12.11, और यहीं पर अगर आपको द्वितीय क्षेत्र पूछा जाए तो 44.97, और तृतीय क्षेत्र आपको पूछा जाए तो 42.92। तो ये वाला प्रश्न अभी आपको कनिष्ठ सहायक एग्जाम में पूछा था और ये क्वेश्चन दोस्तों हम आपको पहले भी करा चुके हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। 2023-24 वाला भी करवा दिया है, उसे भी पढ़ के जाएगा। अगर पेपर सेट आपका नहीं हुआ होगा बजट बनाने से तक तो आपको, अगर नहीं हुआ होगा तो आपको वहां से पूछेगा, अगर बन चुका होगा तो आपको पुराने वाला डाटा पूछेगा। राज्य सरकारी बैंक अस्तित्व में किस वर्ष आया था। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक अस्तित्व में किस वर्ष आया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका सही आंसर अगर आपकी बात करें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन ए, फरवरी 2004 में।
और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही आंसर है 33.38%। प्रश्न को जरा एक बार पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो 2021-22 की जो घरेलू उत्पाद में जो द्वितीय क्षेत्र है ना, द्वितीय क्षेत्र, इसका आपने देखा था कि 44.97 उत्तराखंड की जीडीपी में योगदान था। और इस द्वितीय क्षेत्र में जो विनिर्माण क्षेत्र, क्योंकि इसमें आता है, इसका जो योगदान था वो 33.38% था। कितना था? 33.38%। तो दोनों फैक्ट को याद करके चलेगा, काफी अच्छे लेवल का दोस्तों यहां पर है। और एक चीज यह भी ध्यान रखेगा, जो 18 से 19 यहां पे लिखा है ना, यह क्या है? जो आबकारी विभाग द्वारा जो यहां पर राजस्व प्राप्त किया जा रहा है ना, लगभग 18 से 19% आबकारी विभाग द्वारा राजस्व प्राप्त किया जा रहा है। तो यह फैक्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रख लेना है। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की स्थापना 27 फरवरी 2004 को होती है। और देखिए दोस्तों, यहां पर पीडीएफ के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, पीडीएफ दोस्तों हम केवल एक दिन ही रखते हैं, शुरुआत से हमने यही रखा है, तो आगे भी हम यही रखेंगे। पीडीएफ केवल एक दिन ही रहेगी। पीडीएफ अगर आप कल 9 बजे से लेकर 12 बजे तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, वहां पर दोस्तों इसकी पीडीएफ रहेगी। उसके बाद दोस्तों ये पीडीएफ वहां से हट जाएगी और वहां तक आपको ये पीडीएफ मिलेगी। तो इस बीच में दोस्तों पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 9 से 12 बजे तक ही ये पीडीएफ रहेगी। जैसे कि शुरुआत से हमने दोस्तों ये नियम बनाया था, उसी को हम आगे भी फॉलो करते जाएंगे। जिसमें ज्यादा ही रिक्वेस्ट आएगी तो वहां पर हम अलग से दे भी देंगे, लेकिन बाकी अगर किसी को चाहिए कि सर हमें भी दो, तो देखिए दोस्तों पेड कोर्स में रहेगा 99 रुपए हमारा पेड कोर्स का है। उसमें हमारी जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं कितनी सारी हमने क्लासेस दी हैं, उन क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलेगी। वो पेड कोर्स का है 99 का। उसके बारे में जानकारी अगर चाहिए तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आपको मिलेगा, तो जी हाँ, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर देखिए डी मिलेगा, अगस्त 2015 में की गई थी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इस चीज को आपको याद करके चलना है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2015 में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की जाती है। आपको याद यह करना है कि यहां पर यह बताया गया है कि इस योजना में कुल स्थिर पूंजी का 25%, अधिकतम 25 लाख ऋण उपलब्ध कराने की बात की गई है महिला उद्यमियों को। और 25 लाख वाला यह प्रश्न दोस्तों अभी जो कनिष्ठ आय का एग्जाम हुआ ना, वहां पर आपको पूछा गया था। तो आपको अब यह ध्यान रखना है कि यह उद्यमी योजना कब आई थी? 15 अगस्त 2015 में आई थी। और 25% अधिकतम स्थिर पूंजी का और 25 लाख तक का ऋण या फिर अधिकतम 25 लाख का ऋण आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। 33वां क्वेश्चन है, राज्य में निवेश प्रोत्साहन हेतु डेस्टिनेशन निवेश समिट का आयोजन किया गया। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का सिलेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट किया गया है। टॉप क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए गए हैं। राज्य में निवेश प्रोत्साहन हेतु डेस्टिनेशन निवेश समिट का आयोजन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर आपको मिलेगा, यहां पर मिलेगा। देखिए, यह होता है अक्टूबर 2018 में। कब होता है? अक्टूबर 2018 में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला था, उत्तराखंड का एकमात्र था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 और पूछा गया है, आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पाद को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने हेतु राज्य की ग्रोथ सेंटर योजना। अब देखिए, एक नई स्कीम शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा, इसका नाम है ग्रोथ सेंटर योजना। और ग्रोथ सेंटर योजना में क्या है, जो स्थानीय उत्पाद है इन्हें राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय व्यापार तक, बाजार तक इनकी पहुंच करना है। तो यह सेवा शुरू होती है 2018 में। ऑप्शन बी यहां पर सही है। एक जिला दो उत्पाद के तहत देखिए, मैंथा ऑयल और मुंजा घास उत्पाद, ये किस जनपद का है? तो मैंथा ऑयल और मूंज घास उत्पाद, तो यह है ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर का है। और यहीं पर बात करें उपरोक्त योजना, यानी यही योजना जो एक जिला दो उत्पाद है, मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प और इसके अलावा प्रासाद भी है, तो यह किसका है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 का रुद्रप्रयाग आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो टिहरी गढ़वाल है ना, टिहरी वाला, तो इनका है प्राकृतिक रेशा और जो नथ वगैरह है, टिहरी नथ, ये इनके लिए है। हरिद्वार में है गुड़ शहद का। और बागेश्वर की बात करें तो मंडवा बिस्कुट और ताम्र शिल्प है। बाकी कुछ हमने आपको ऑलरेडी करा दिए थे, जो पिछली करंट अफेयर की क्लास हुई थी, उस पर आप देखना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37-38। देखिए है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसूक्ष्म नैनो योजना की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपको मिलेगा अक्टूबर 2021 में। और उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब होता है? क्वेश्चन नंबर 38, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का। तो 2002 तो सही है, और ये ध्यान रखेगा कि अगस्त 2002 में है। कब है? अगस्त 2002 में है। और जो अतिसूक्ष्म नैनो योजना है ना, तो शिशु योजना के तहत लगभग 50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराने की बात इसमें की गई है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 17 अगस्त 2002 उत्तराखंड ग्रामोद्योग बोर्ड। देखिए 41 का आंसर तो आपको पहले ही मिल गया, जो सबसे टफ प्रश्न था कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का सर्वप्रथम सर्वे
किस वर्ष कराया गया था? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जो सर्वप्रथम जो सर्वे कराया गया था ना, ये 1919 में करवाया गया था। आप इस प्रश्न का आंसर ये दीजिएगा कि ये किसके द्वारा करवाया गया था और किसके द्वारा कराया गया था। यह प्रश्न यूके एसएससी ने अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा था, कनिक सहायक के एग्जाम में। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखिए पूछे वाले प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है कहां पर? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तो यहां पर आपको मिलेगा देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही है। अक्टूबर 2022 में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना राज्य में किस स्थान पर होती है? देखिए 18 अक्टूबर 2022 में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना होती है राज्य में, ये कहां पर होती है? तो यहां पर दोस्तों ये केदार घाटी में होती है, ध्यान रखिएगा केदार घाटी में होती है। और एक और प्रश्न आपके लिए, देखिए दोस्तों कुछ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपको सभी डाटा एक साथ मिल रहा है ना, लेकिन कुछ मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। द्रौपदी का डांडा जो यहां पर भूस्खलन होता है ना, ये हिम भूस्खलन होता है, कब होता है ये आपको बताना है। कौन यहां पर कौन प्रसिद्ध पर्वतारोही है? वैसे बहुत सारे पर्वतारोही यहां पर इनकी मृत्यु होती है, कौन प्रसिद्ध थे वह भी आपको बताना है। तो यहां पर ये बातें हैं। बाकी 1919 आपने देख लिया है। और ये देखिए डिप्टी कमिश्नर क्ले था यहां पर, कौन था यहां पर? क्ले था। और किले की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर क्ले द्वारा सबसे पहले सर्वेक्षण करवाया गया था 1996 में। जो सतपाल महाराज जी थे ना उस समय, ये क्या थे? रेल मंत्री टाइप के थे, रेल मंत्री थे उस समय, चाहे उत्तर प्रदेश उसमें रहेंगे या फिर केंद्र में रहेंगे, तो उस केंद्र में ही, तो उनके द्वारा यहां पर क्या कराया गया था? उनके नेतृत्व में इसका पुनर्सर्वेक्षण करवाया गया था सतपाल महाराज जी के माध्यम से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42-43। देखिए कोरोना काल में जुलाई 2021 तक आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड देश भर में कोरोना से मृत्यु मामले में कौन से स्थान पर था? क्वेश्चन नंबर 42। तो कोरोना यहां पर उत्तराखंड में प्रभावित हुआ था और जुलाई 2021 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें बताया गया था कि उत्तराखंड का देश भर में कोरोना से के मृत्यु मामले में दूसरा स्थान है। मृत्यु दर उत्तराखंड के सर्वाधिक दूसरे स्थान पर थी। 43वां क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना में सर्वाधिक मृत्यु दर किस जनपद में हुई थी? तो उत्तराखंड में कोरोना से सर्वाधिक मृत्यु दर किस जनपद में हुई थी? तो देखिए दोस्तों जो चंपावत है ना, चंपावत में सबसे कम मृत्यु दर हुई थी। और देहरादून वाला जो जनपद है इसमें सर्वाधिक मृत्यु दर हुई थी। फिर दूसरा स्थान हरिद्वार का था, तीसरा स्थान यहां पर नैनीताल का था, चौथा स्थान उधम सिंह नगर का था। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टॉप और बॉटम जरूर याद कीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। देखिए 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ द्वारा कोरोना को महामारी घोषित किया गया। 14 मार्च 2020 को पूरे देश में आपदा घोषित की गई थी। और 15 मार्च 2020 में, कब? 15 मार्च 2020 में उत्तराखंड में पहला केस आता है कोरोना का। 14 मार्च को पूरे देश में आपदा घोषित की जाती है और 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ द्वारा कोरोना को महामारी घोषित की जाती है। 44वां क्वेश्चन है, देहरादून के अभिनव बिंद्रा द्वारा ओलंपिक गेम शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो देखिए उन्होंने कौन से उसमें जीता था? तो इन्होंने जीता था बीजिंग में। ऑप्शन बी यहां पे सही है, जो 2008 में हुआ था। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना तो जी हाँ 2011 में ही होती है। फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया जाता है? तो फुटबॉल को राज्य खेल का जो दर्जा दिया जाता है ये 2011 में दिया जाता है। ऑप्शन यहां पर डी सही है। और राज्य खेल नीति पहले 2015 फिर 2014 2021 में अलग नहीं भी आती है। 47वां क्वेश्चन है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? क्वेश्चन नंबर 47। तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना होती है 1937 में। कब होती है? 1937 में। देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन की स्थापना 1937 में होती है। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य के फुटबॉल खिलाड़ी इनमें से कौन से नहीं है? तो राज्य का फुटबॉल खिलाड़ी कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर यहां पर है 48 और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, हरदयाल सिंह। देखिए रक्षा पवार महिला खिलाड़ी है फुटबॉल में, भूपेंद्र सिंह काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, और राम बहादुर छेत्री तो आपने बार बार नाम सुना होगा। तो हरदयाल सिंह की बात करें हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। 49वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य की महिला हॉकी खिलाड़ी नहीं है? अब देखिए राज्य की हॉकी महिला खिलाड़ी कौन सी नहीं है? तो वंदना कटारिया तो काफी प्रसिद्ध है, मंजू बिष्ट भी दोस्तों काफी प्रसिद्ध है, चितांशी रावत जी भी है, पारुल गोसाई की बात करते हैं तो ये टेनिस से संबंधित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 53। देखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से उपाधि दी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें यह उपाधि दी गई थी, आयरन बॉल ऑफ, यहां पर इन्हें इंडिया कहा जाता था, और यह थे दोस्तों त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी। ऑप्शन बी यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्ष 2016 में जूनियर बैडमिंटन विश्व रैंकिंग टॉप 15 में अल्मोड़ा के जनपद के किस खिलाड़ी ने स्थान बनाया था? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चिराग सेन है। यहां पर ध्यान रखिएगा चिराग सेन है, ठीक है, लक्ष्य सेन नहीं, चिराग सेन नाम है यहां पे।
क्वेश्चन नंबर 52, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी उत्तराखंड के किस जनपद से निवासी थे? हरिदत्त कापड़ी जी का संबंध अर्जुन पुरस्कार से संबंधित, और देखिए दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है हरिदत्त कापड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा ए, पिथौरागढ़ से। तो हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल से हैं, पिथौरागढ़ के खिलाड़ी, पिथौरागढ़ से संबंधित थे। हुकुम सिंह पांगती दोस्तों समझ चुके होंगे नाम, चंद्र प्रभा इतवा जी से तो आप 100% समझ चुके होंगे, और हरीश चंद्र सिंह रावत तो पहले व्यक्ति थे तो जो उत्तराखंड से पहाड़ पर चढ़े थे, है ना। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा ये पर्वतारोहण से संबंधित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 54, 55, 56, 57। देखिए पहले एथलेटिक्स और बाद में भारोत्तोलन में कई रिकॉर्ड बनाने वाले हंसा मंडाल को किस वर्ष द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 54 है। तो हंसा मंडाल जी की बात करें तो इन्हें दिया गया था 2001 में। किस खेल से संबंधित थे? भारोत्तोलन से संबंधित थे, वेट लिफ्टिंग से संबंधित थे। पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है उत्तराखंड के किस नौकायन खिलाड़ी, अब नौकायन खिलाड़ी है, 1997 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो कौन थे क्वेश्चन नंबर 55 का? तो जी हाँ दोस्तों, नौकायन खिलाड़ी हुए थे सुरेंद्र सिंह वाल्दिया। ऑप्शन सुरेंद्र सिंह यहां पर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सुरेंद्र सिंह, ठीक है, सुरेंद्र सिंह वाल्दिया। क्वेश्चन नंबर 56 है, हिंदी फीचर फिल्म चक दे इंडिया किस हॉकी खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? तो यहां पर चक दे इंडिया की बात करें तो ये मीर रंजन नेगी, ऑप्शन यहां पर जो बी है ना, मीर रंजन नेगी। तो चक दे इंडिया है तो ये मीर रंजन नेगी के जीवन पर आधारित है। 57वां क्वेश्चन है कि 2004 में लोकसभा सीट से, नैनीताल लोकसभा सीट से केसी सिंह बाबा ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई थी? केसी बाबा। तो देखिए दोस्तों केसी बाबा काफी चर्चा में रहे और भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित है। केसी बाबा भारोत्तोलन से, चक दे इंडिया में मीर रंजन नेगी, और सुरेंद्र सिंह वाल्दिया नौकायन 1997 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, वियतनाम में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत किस कांस्य पदक जीतने वाले उत्तराखंड की एकमात्र महिला बॉक्सर है? क्वेश्चन नंबर 58, वियतनाम में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली उत्तराखंड की एकमात्र महिला बॉक्सर, तो इनका नाम है दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा ए, प्रियंका चौधरी। प्रियंका चौधरी, क्या नाम है? प्रियंका चौधरी। राज्य खेल मंत्री रहे नारायण सिंह राणा व उनके पुत्र जसपाल सिंह राणा, सुभाष सिंह राणा, पुत्री सुषमा सिंह राणा किस खेल से संबंधित है? देखिए दोस्तों जसपाल जी राणा से तो आप समझ चुके होंगे, ये सभी क्या है, शूटिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी मिलेगा, निशानेबाजी से आपको मिलेगा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नौकायन खिलाड़ी सूबेदार सुरेंद्र सिंह निकनवासी किस जनपद के निवासी है? तो 60 का क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली। देखिए नौकायन खिलाड़ी दो आपको मिल गए हैं, एक है सूबेदार सुरेंद्र सिंह कनवासी और दूसरा नाम आपने देखा था यहां पर जो आपने पीछे देखा था सुरेंद्र सिंह वाल्दिया। तो ये दो नाम स्पेशल ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पे 81, 61, 62, 63, 64। 1984 में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 1984 में। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 61 सही आंसर आपको मिलेगा बचेंद्री पाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिमला नेगी, हर्षा रावत, सविता मारतोलिया अब समझ चुके होंगे किस खेल से संबंधित थे? सविता मारतोलिया, बिमला नेगी, हर्षा रावत, सरला नेगी। बिमला, सरला, हर्षा, सविता तो किस खेल से संबंधित थे? तो जी हाँ दोस्तों पर्वतारोहण आपको मिलेगा। सविता मारतोलिया से आप नाम समझ चुके होंगे। उत्तराखंड राज्य की खेल नीति किस वर्ष की थी? तो उत्तराखंड राज्य की जो खेल नीति आती है 2015 की होती है। 2014 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहां पर दोस्तों वंदना कटारिया जी हैं, ऑप्शन ए ही सही है। वंदना कटारिया जी को 2014 में भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। देखिए 65 है, 2014 में उत्तराखंड के त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस खेल से संबंधित थे? त्रिलोक सिंह बसेड़ा। तो देखिए इनका संबंध है फुटबॉल से। अभी आपने देखा था इन्हें आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें यह नाम दिया गया था और 2014 में इन्हें क्या दिया गया था? उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2015 में देवभूमि खेल रत्न किस फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? 2015 में। तो देखिए इनका नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर बी, राम बहादुर छेत्री। ऑप्शन बी यहां पे सही है। तो 2014 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा, 2015 में राम बहादुर छेत्री। भारत सरकार द्वारा वंदना कटारिया को 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों ये है हॉकी से, ऑप्शन डी सही है ना। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खेलकूद स्वास्थ्य के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को किस नगर के निवासी है? तो ये रुड़की से संबंधित है। हाल ही में इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर दोबारा बना गया है। 69 शीतल राज को किस खेल के लिए तेंजिंग नार्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शीतल राज।
तो पिथौरागढ़ के निवासी, इनका संबंध है दोस्तों पर्वतारोहण से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है देखिए 69, 70, 71। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको 102 क्वेश्चन मिलेंगे आज। नंदा देवी नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल 1988 में किया जाता है। कब किया जाता है? नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को में शामिल 1988 में किया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक को फ्रैंक स्मिथ द्वारा कब किया जाता है? वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक की रचना फ्रैंक स्मिथ द्वारा कब की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 70 है, आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 1938 में आपको मिलेगा। कब मिलेगा? 1938 में। और नंदा देवी की बात करें तो 6 नवंबर 1982 को इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जाता है। 6 नवंबर को 1982 में हरिद्वार के कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न भी ग्राम विकास अधिकारी में आपको पूछा गया है अभी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 71, तो हरिद्वार कुंभ मेले को मान्यता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर मिलेगा डी 7 दिसंबर 2017 को। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोग ने ऑप्शन यही दिए थे, इतने नजदीक नजदीक 17 दिसंबर, 19 दिसंबर, 9 दिसंबर, है ना, 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर 2017 ये साउथ कोरिया में एक जेम्बू द्वीप है, जेम्बू यहां पर द्वीप है, वहां पर किया गया था। 72 है, 73 है, 74 है। यूनेस्को द्वारा देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान में विश्व में प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया था। कब? काफी अच्छा लेवल का प्रश्न है। यूनेस्को द्वारा देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान, जो देहरादून में वन्य जीव संस्थान है ना, विश्व का प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया था। तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर बी 2014 में किया जाता है। देखिए प्रकाश जावड़ेकर द्वारा अगस्त 2014 में इसका उद्घाटन किया जाता है और 2014 में यूनेस्को द्वारा इसे शामिल किया जाता है विरासत सूची में, प्राकृतिक विरासत सूची में प्रथम है। उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार की व्यवस्था एवं विधेयक 2015 विधानसभा से पारित किया गया। अब देखिए उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था, उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक, तो जोत सुधार व्यवस्था ये आती है दोस्तों यहां पर जुलाई 2016 में। कब आती है? जुलाई 2016 में। और युवा नीति उत्तराखंड की राज्य तो 2011 में। तो राज्य युवा नीति 2011 में, फिल्म नीति 2015 में। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। ऊर्जा नीति आपको पूछी है, राज्य की नई ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राज्य में ऊर्जा नीति की घोषणा की जाती है ऑप्शन नंबर ए 2008 में। कब की जाती है? 2008 में, 29 जनवरी 2008 में यह घोषणा की जाती है। लक्ष्य रखा जाता है कि 2020 तक हम क्या करेंगे, 1000 मेगावाट की जो अक्षय ऊर्जा है उसका उत्पादन करेंगे। 76वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान योजना की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 76, तो देखिए दोस्तों ये 1 जुलाई 2001 को होती है। 1 जुलाई 2001 को राज्य में शिक्षकों को और स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साक्षरता करने के लिए, कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए आरोही योजना की शुरुआत की जाती है। कब से? आरोही योजना की 77। तो 77 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मई 2002 में। कब मिलता है? मई 2002 में राज्य में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की जाती है। तो राज्य में जननी सुरक्षा योजना 2005 में। राज्य में शैलेश मटियानी पुरस्कार, राज्य में शैलेश मटियानी पुरस्कार, तो राज्य में शैलेश मटियानी पुरस्कार की बात करते हैं तो यह भी 2009 से शुरू होती है। देखिए राज्य की कुछ योजनाएं हैं। आपातकाल जो एम्बुलेंस सेवा है ना, ये 15 मई 2008 से शुरू होती है। अक्टूबर 2000 मई कंफ्यूज है दोस्तों मुझे थोड़ा, फिर भी आप ये ध्यान रखना कि मई 2008 से शुरू होती है। अक्टूबर 2010 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत होती है। और 2011 में मोनाल परियोजना, जिसे किशोरी शक्ति योजना भी कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है। तो इंदिरा गांधी मातृत्व योजना 2010 में, मोनाल परियोजना या किशोरी शक्ति योजना 2011 में, आपातकाल योजना 2008 में, शैलेश मटियानी पुरस्कार योजना 2009 में और जननी सुरक्षा 2005 में। कुपोषण से बचाने के लिए खिलती कलिया योजना राज्य सरकार द्वारा कब शुरू की जाती है? क्वेश्चन नंबर 80। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी अगस्त 2015 में मिलती है। कब मिलती है? अगस्त 2015 में मिलती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेरी बेटी मेरा धन योजना। अब देखिए फिर एक और क्वेश्चन आ गया है, मेरी बेटी मेरी धन योजना, इसकी शुरुआत राज्य में, तो देखिए दोस्तों ये 2014 से चलाई जाती है। तो यहां पर लगभग 10-15 के आसपास, 10 के आसपास आपको क्या मिल रहे हैं? योजनाएं संबंधित प्रश्न मिल रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन उद्यान योजना की शुरुआत की गई है राज्य में। तो ग्रामीण पर्यटन, देखिए ग्रामीण पर्यटन, तो यहां पर आंसर आपको मिलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर मिलता है डी 2014 में। और उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन राज्य में 2011 से। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। खिलती कलिया योजना अगस्त 2015 में, अगस्त 2015 में खिलती कलिया योजना। मेरी बेटी मेरा धन ये होती है 2014 में। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
2011 में, और ग्रामीण पर्यटन उद्यान योजना की बात करें तो 2014 में। पारित जो उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक है ना, इसे राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 83 का पूछा है। और सही आंसर 83 की बात करें तो देखिए दोस्तों, बिनसर ईयर बुक हम आपको डिस्कस करवा रहे हैं, तो उसमें आप साफ साफ देखोगे कि 12 अक्टूबर 2006 को होता है। 21 सितंबर, सॉरी ये सितंबर लिख लिया है, यहां पर दिसंबर होगा, 31 दिसंबर 2006 को इस समय ये अधिनियमित बनता है। और 1 जनवरी 2007 से जो उत्तरांचल नाम है ये उत्तराखंड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 ये है, अनुच्छेद 3 के तहत यहां पर ये होता है। वर्ष 2014 से लेकर 2014 में नंदा राज्य यात्रा की शुभारंभ कब हुआ था? तो नंदा राज्य यात्रा का शुभारंभ होता है दोस्तों 18 अगस्त को 2014 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, देखिए 85-86। पीएम मोदी द्वारा देहरादून में 4 धाम योजना राजमार्ग का विकास किया जाता है। 85 क्वेश्चन। तो यह किया जाता है दिसंबर 2016 में, दिसंबर 2016 में, 27 दिसंबर 2016 में। तो 4 धाम विकास योजना का शुभारंभ होता है 27 दिसंबर 2016 में। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देखिए दोस्तों रायपुर में ना, देहरादून रायपुर में, तो इस स्टेडियम का उद्घाटन होता है, यह होता है दिसंबर 2016 में। देखिए 6 लिख दिया है, 2016 यहां पे सही है, ठीक है, दिसंबर 2016 में। तो दिसंबर में ही ये दोनों काम होते हैं, 4 धाम योजना और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर वाला जो क्रिकेट स्टेडियम है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 87-88 देखिए पूछा है, अक्षांश दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? काफी अच्छा ये प्रश्न है, अक्षांश दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो अक्षांश दर्पण पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है पंडित नयन सिंह। क्या नाम है? पंडित नयन सिंह। और देखिए जो कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर अवार्ड है ना, ये इन्हें दिया गया था। 1830 में इनका जन्म होता है मिल्लम ग्राम मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। जून 2004 में इन पर डाक टिकट जारी किया जाता है। और एशिया की पीठ पर इन पर ही एक पुस्तक की रचना की जाती है, जो किसने लिखी थी? वो लिखी थी शेखर पाठक व उमा भट्ट दोनों ने। ए एंड बी दोनों यहां पे सही है। और जो डेरेक वारिक है ना, इन्होंने पुस्तक लिखी है द पंडित, इन्हीं पर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए इन्होंने सर्वेक्षण का कार्य किया था, लहासा तक सर्वेक्षण किया था, तिब्बत तक इन्होंने सर्वेक्षण का काम किया था। पहले ये सर्वेक्षक हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 89 और 90। जनवरी 2020 में इंडिया में ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट एकल पुरुष खिताब में लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लोह किन यू को हराकर खिताब अपने नाम किया। ऐसा करने वाले देश के कौन से नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं? क्वेश्चन नंबर 89। तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, तीसरा आपको सही मिलेगा। अप्रैल 2022 में चमोली के लपतल सेपियोथोरागढ़, देखिए सेपियोथोरागढ़ के मिलम तक, सॉरी सेपियोथोरागढ़, ये थोड़ा अलग अलग है, यहां पर ऐसा होगा, सॉरी, चमोली के लपतल से पिथौरागढ़ के मिल्लम तक, ये एक साथ हो गया। देखिए जब एक साथ नाम आ जाता है ना, कैसा कैसा शब्दों की ये परिभाषा बदल देता है, पूरा शब्द ही इसने अलग कर दिया। तो से पिथौरागढ़ के नीलम तक कितनी लंबी किलोमीटर तक की टनल बनाने की घोषणा की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 90 है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 यहां पर आपको सही मिलेगा। और देखिए जो ये वाला था ना, बैडमिंटन था 2022 में जो यहां पर हुआ था इंडियन, देखिए इसका नाम है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। इसमें तीसरा स्थान जीत जाते हैं ये लक्ष्य सेन जीत जाते हैं। और लक्ष्य सेन जब जीत जाते हैं तो तीसरे भारतीय ऐसे बनते हैं। और यहीं पर डबल में भी जीत, इसी गेम में डबल में भी जीत हासिल होती है। जो ये तो सिंगल वर्ग में थे, डबल वर्ग में जो चिराग सेन है और सात्विक है, ये दोनों जीतते हैं। और ऐसा करने वाली ये पहली जोड़ी बनती है। चलेंगे यहां पर 91-92 क्वेश्चन है। देखिए जुलाई 2022 में CMIE की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की बेरोजगारी दर 2.9% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण राज्य की औसत बेरोजगारी 7.8% से भी अधिक हो गई है। मतलब उस समय राज्य की जो देश की जो यहां पर जो बेरोजगारी थी, औसत बेरोजगारी वो 7.8% थी, और इससे भी उत्तराखंड की ज्यादा हो गई थी। यह बेरोजगारी प्रतिशतता में कितनी थी? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, 8.7% था। अब जरा यहां पर देखिए, अब जो आर्थिक समीक्षा आई थी ना 2021-22 वाली, वहां पर यह बताया गया था कि 2019-20 में उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर थी ना, वो 7.1% थी। तो यह भी ध्यान रखिएगा, 19-20 के अनुसार 7.12 थी, और यहां पर बात करें जुलाई 2022 के अनुसार 8.7%। एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2022-23 में द दून स्कूल व वेलहम वाइज स्कूल उत्तराखंड के रूप में देश में कौन सी रैंक प्राप्त करते हैं? तो देखिए दोस्तों देहरादून के जो ये 2 स्कूल है ना, वेलहम वाइज स्कूल और द दून स्कूल, इसकी स्थापना में जो प्राप्त होती है पहली रैंक होती है। और वेलहम जो गर्ल्स स्कूल है ये देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त करती है। और दून के ही 8 स्कूल, यहां पर 8 से ज्यादा स्कूल टॉप 10 रैंक में हासिल करते हैं।
चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 94, 95 पूछा है यहां पर, राज्य देश का वह जिला जो पूरे देश में गर्ल्स एजुकेशन में नंबर 1 शहर के रूप में उभरा है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 93। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आंसर आपको मिलेगा देहरादून मिलेगा। देहरादून ये सही है। जैसे कि अभी आपने देखा था, दून स्कूल हो गया है, वेलहम बॉयज स्कूल हो गया है, ये टॉप 1 रैंक में आते हैं। जो वेलहम गर्ल्स स्कूल है वो टॉप 2 रैंक में आती है, और देहरादून पूरे उसमें नंबर 1 पर आता है। गांधी जी ने 1915 से लेकर 1946 तक उत्तराखंड में कुल कितनी यात्राएं की? तो पहली यात्रा 1915 में करते हैं, तो टोटल यहां पर ये 6 यात्राएं करते हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 95 है कि टिहरी बांध परियोजना किस वर्ष बनकर तैयार होती है? तो टिहरी बांध परियोजना बनकर होती है 2006 और 7 तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे, देखिए 96, 97, 98 है, कामेट पर्वत शिखर पर सर्वप्रथम सफल आरोहण फ्रैंक स्मिथ, एरिक शिप्टन, होल्डर्सवर्थ आदि के नेतृत्व में किया गया था। तो आपको यह बताना है कि यह कब किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है 1931। देखिए जब फ्रैंक स्मिथ जब कामेट पर चढ़ाई कर रहे थे ना, उसी समय तो इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी। जब ये कामेट पर्वत की ओर जा रहे थे, तो जब वापस कामेट पर्वत से आ रहे थे, रास्ते से आ रहे थे, तब बाद में ये फूलों की घाटी होकर भी आए, और उसी रास्ते में इन्हें ये घाटी मिली थी। तो 1931 सही है। सबसे पहला प्रयास 1885 में किया जाता है, और 1955 वाला भी इंपोर्टेंट है। नरेंद्र जुयाल के नेतृत्व में नंदा देवी, ये जो कामेट पर्वत है ना, यहां पर सफल आरोहण होता है। तो पूछा अगर यह जाए कि कामेट पर्वत पर प्रथम उत्तराखंड से किसने सफल आरोहण किया है? नरेंद्र जुयाल ने किया है। नरेंद्र जुयाल चाहे उत्तराखंड के होंगे या नहीं होंगे, चाहे बाहर के होंगे, लेकिन है मतलब व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति है, 1955 में किया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, 23 मई 1984 को एवरेस्ट फतेह करने वाली बचेंद्री पाल, 23 मई है दोस्तों, ध्यान रखेगा, और 24 मई नहीं है, 23 मई है। बचेंद्री पाल विश्व के कौन से क्रम की महिला बनती है? तो देखिए भारत की तो पहली होती है, विश्व की 5वीं होती है। भारत की पहली, विश्व की 5वीं। तुंगसी व नांगसी, जो तासी व नुंगसी है ना, जुड़ा बहन, इनके द्वारा एवरेस्ट फतेह कब किया जाता है? तो देखिए इनके द्वारा जो फतेह किया जाता है, ये मई 2013 में किया जाता है। कब किया जाता है? मई 2013 में। अब जो बचेंद्री पाल है ना, 1984 में पद्मश्री, 1986 में अर्जुन अवार्ड, 2019 में पद्म भूषण। तो यह भी दोस्तों ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 तक। देखिए नंदा देवी पर आरोहण करने वाली जो प्रथम महिला चंद्रप्रभा एतवाल है, इन्हें तेंजिंग नार्गे अवार्ड से कब सम्मानित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 99 है, और इसका आंसर आपको चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी 2009 आपको सही मिलेगा। और 1981 में जो यहां पर चंद्रप्रभा एतवाल जी है ना, इन्होंने यहां पर जो नंदा देवी के जो यहां पर आरोहण है वो किया था। पहली महिला है जिन्होंने नंदा देवी को फतेह किया था। नंदा देवी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? चंद्रप्रभा एतवाल जी। कब? 1981 में। और नॉर्वे अवार्ड का मिला है 2009 में। ओली में प्रथम बार दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 100 है, और इसका आंसर आपको देना है। तो आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर देना है इसका। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको जो मिलने वाला है ना, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर ओली की बात करते हैं 2011 में, यानी जनवरी 2011 दोस्तों इसका सही आंसर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनवरी 2011 इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 101 जरा दीजिएगा इसका आंसर, कि राज्य सरकार द्वारा प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पर दोस्तों इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है आपको, कि राज्य सरकार द्वारा प्रथम द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था और कब दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 101 यहां पर कंप्लीट हो गया। वैसे 102 हो गया क्योंकि 2 क्वेश्चन फालतू थे। तो यहां पर दोस्तों ये हो गया है, यहां पर इतना ही रहेगा। तो यहां पर हमने लगभग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। जो परीक्षा जो यहां पर जो विंसर ईयर बुक है, विंसर ईयर बुक के टॉप 200 क्वेश्चन। तो शुरुआत के 200 पेजेस से, यहां दोस्तों शुरुआत के 200 पेजेस से हमने यहां पर आपके लिए 200 का सेट प्रोवाइड करवा दिया है। तो यहां पर बात करें तो जी हाँ, शुरुआत के हमने आपको 200 जो पेजेस है वहां से आपको लगभग 200 का सेट प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें से 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं जो हमने आपको पिछली क्लास दी थी, और 100 क्वेश्चन यहां पर जीके के हैं, लगभग जीके के हैं, जिसमें से 4-5 करंट अफेयर के भी हैं। तो टोटल 200 हो गया शुरुआत के 100 पेजेस से। लगभग 200 पेजेस के आसपास ही और बचे हैं, और वहां से कम 300 क्वेश्चन पिकअप होने बहुत जरूरी है। तो टोटल जब आप 500 क्वेश्चन का सेट इस बुक से करोगे, तब जाकर आपकी इस बुक में जो पकड़ है वो काफी मजबूत होगी। तो फिर भी दोस्तों हमने कोशिश की है कि सबसे बढ़िया, जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए रखें। अगर आप इन क्वेश्चन को याद करते हैं, समझते हो, पेपर देने से पहले पढ़कर जाते हो, तो निश्चित ही आपको ये हेल्प करेगा। और कंप्लीट अगर 500 एमसीक्यूज आप यहां से कर देते हो,
तो यकीन मानिएगा आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है एग्जाम में वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल दोस्तों 200 क्वेश्चन का सेट आपको मिल चुका है। अगर 300 और अगर आपका अगर सपोर्ट रहता है इस सीरीज को तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारी जो सीरीज डिपेंड करती है आपके सपोर्ट पर चलती है। तो अगर सपोर्ट करते हैं इस सीरीज को तो निश्चित ही हम आपके लिए सीरीज कंटिन्यू करेंगे और जल्द से जल्द आपको 500 का सेट भी कंप्लीट इसका करवा देंगे। तो यहां पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। और एक और बात, पीडीएफ दोस्तों दोबारा कह देता हूं, कल सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक आप इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, केवल 9 से 12 बजे तक। उसके बाद दोस्तों पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगी। फिर वही रूल होगा, इस वीडियो का टारगेट जैसे 1000 लाइक का है तो जब ये कंप्लीट होगा तब सभी को प्रोवाइड करवा देंगे। इससे पहले दोस्तों आप यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो यहां पर इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।